Hello everyone. So today we are going to start a very interesting topic of our 12th biology, that is the biotechnology. Okay, now what do we mean by the biotechnology? Bio means life and technology means technology, है ना. अब हर चीज का तो अपन शब्द बिल्कुल तोड़ के उसको नहीं समझा सकते ना. तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मीन्स कि जो बायोलॉजी वर्ल्ड में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं हम फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, दैट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय द टर्म बायोटेक्नोलॉजी. ओके, now if we see a basic or a layman language definition of what do we actually mean by the term biotechnology, तो हम ये कह सकते हैं कि it is basically a technique, the biotechnology, it is basically a technique that deals with living organism, okay, that deals with living organism or enzymes from organisms to produce products and processes that are beneficial for the human beings. ठीक है, अगर हिंदी में समझाऊं तो इसका सिंपल ये मतलब है कि भाई ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या एंजाइम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से निकाले जाते हैं, ठीक है, और उनको यूज किया जाता है ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए. ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमें क्या देते हैं, वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी मींस दिस. ओके, और अगर हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ओके, उन्होंने क्या कहा कि द इंटीग्रेशन of natural science and organisms, cells, parts, यहां पे लिख रही हूं आधा, thereof, and molecular analogues for products and services, and molecular analogues for products and services. ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी ये किसने दी थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ने. ठीक है, अब ये ऐसा आपसे कोई पूछता नहीं है, इसलिए इतना इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं आती, मैंने खुद ने अभी यहाँ से देखा. ठीक है, सिंपल सी चीज है. बायोटेक्नोलॉजी, आप टर्म को समझने की कोशिश करो, रटाफिकेशन नहीं करना है. ओके, बेसिकली ये क्या है कि डील्स विद द टेक्निक्स दैट यूज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स फॉर फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस. ओके, बस बेसिकली अपन बायोटेक्नोलॉजी में इसका मतलब इतना ही समझना है. ओके, अब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किन प्रिंसिपल्स पे ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, बेस्ड है. ठीक है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली दो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली दो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है. ठीक है, प्रिंसिपल्स में अगर देखें तो, ठीक है, तो दो प्रिंसिपल्स होंगे. एक हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे पहला क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जो डीएनए और जो आरएनए होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका अपन क्या करते हैं
केमिकली ऑल्टर कर देते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। ये जो हमारा डीएनए और आरएनए है, ओके, डीएनए है या आरएनए जो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, उसमें हम क्या कहते हैं, करते हैं कुछ केमिकल ऑल्टरेशंस लेके आते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल ऑल्टरेशंस ले आते हैं इनके स्ट्रक्चर में, इनकी कॉम्पोजिशन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डीएनए थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि उसमें चेंज हो गए ना। अब डीएनए क्या हो जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। और जब हम डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट, ठीक है, होस्ट तो हमको पता है ना, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डालेंगे, ओके, विच विल सर्व एज अ होस्ट, जो इसको अपने अंदर मल्टीप्लाई करने देगा, ओके। तो जब हम इस मॉडिफाइड डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज कर देगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप में तो समझ आता है ना कि जब हमने ये जीनोटाइप चेंज किया तो विच विल रिजल्ट इन फर्दर व्हाट, चेंज इन दी फिनोटाइप। जब जब डीएनए चेंज होगा तो बाहर का जो फॉर्मेशन है या बाहर का जो अपीयरेंस है वो भी तो चेंज होगा। जब फिनोटाइप है जो हम आंखों से देख सकते हैं, वो अपीयरेंस भी तो उन चीज़ों में चेंज होगी ना, अगर डीएनए में कुछ चेंज आया है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम जीन्स के साथ कुछ इंजीनियर्स क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं ना, बेसिकली फॉर्म करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, इसके साथ इंजीनियरिंग की टेक्निक्स आजमा रहा है कि भाई डीएनए है उसमें थोड़ा सा केमिकल ऑल्टरेशन करते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें हम डालेंगे तो उसके फिनोटाइप में क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेगा वो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है वो शायद बना लेगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट, दैट इज दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो सेकेंड चीज है वो हो जाएगी प्रॉपर आइसोलेशन, कह सकते हैं अपन, है ना। प्रॉपर आइसोलेशन मतलब कि ये जो सबसे पहली चीज तो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, चलो अगर अपन ने हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, लेकिन अगर हमने वो जो फील्ड है या जो कल्चर मीडिया जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, अगर उस मीडियम को हमने प्रॉपर आइसोलेटेड नहीं रखा या माइक्रोब फ्री नहीं रखा, कंटामिनेशन फ्री नहीं रखा, तो क्या हम सिर्फ वो प्योरली वही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे जो हमें चाहिए? नहीं, क्योंकि उस कल्चर प्लेट पे या उस जगह पे या उस मीडिया पे क्या हो जाएंगे, और ऑर्गेनिजम्स भी आके ग्रो करने लगेंगे, तो फिर हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए, है ना। हमें तो क्या चाहिए, प्योरली जो हमको चीज़ बेनिफिशियल है वो चीज़ चाहिए, है ना, वो ऑर्गेनिज्म चाहिए। लेकिन अगर हम उसको कंटैमिनेशन फ्री नहीं रखते हैं मीडिया को या कल्चर को, है ना, तो और भी बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रो करना चालू कर देंगे। तो इसलिए जो मीडिया है उसको क्या रखना पड़ता है, कंटैमिनेशन फ्री, ताकि जो हमारा नीडेड ऑर्गेनिज्म है वही वहाँ क्या करे, ग्रो करे, और हमको जो नीडेड रिजल्ट्स हैं वही मिले, ठीक है। एक बार इसकी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, ओके, स्टेराइल मतलब कंटैमिनेशन फ्री, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो हमको चाहिए सिर्फ वही हो, बाकी अनशन कुछ नहीं चाहिए हमको, है ना। तो बस ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। सिंपल राइट, कि अपन को क्या चाहिए, वहाँ पे स्टेराइल एनवायरमेंट्स चाहिए, कंटैमिनेशन फ्री एनवायरमेंट्स चाहिए, जाकि जो हमको चाहिए वही माइक्रोब्स ग्रो कर सके जो हमको आगे हमारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स देंगे, ओके। अब बात ये है कि अगर एक चीज हमको पता है कि अगर, हाँ, जो हमारे ये जीन्स होते हैं या कुछ भी समझ लें, ठीक है,
तो उन केसेस में क्या होता है कि जब हमको किसी ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन कराना है या हम उनका हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो जब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एक चीज़ तो है कि भाई अगर हमारे एसेंशियल जीन्स जो हमारे नीडेड जीन्स है, ठीक है, सपोज एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में सारे ही वो कैरेक्टर्स हो जो हमको चाहिए, है ना, हमको सिर्फ एक कैरेक्टर उसमें पसंद है, ओके, और हमको वही कैरेक्टर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है, हमको वही चाहिए, ठीक है, सपोज किसी में एंटीबायोटिक फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है तो हमको सिर्फ एंटीबायोटिक फॉर्मिंग प्रॉपर्टी वाला जीन मल्टीप्लिकेशन चाहिए, है ना, उस ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कभी कभी इन प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो हमारे नीडफुल जीन्स हैं या जो हमारे डिजायर्ड जीन्स हैं उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड जीन्स भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एज अ होल ऑर्गेनिज्म अगर अपन उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसमें तो एक ऑर्गेनिज्म में तो बहुत तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक जीन थोड़ी होगा कि भाई जो एंटीबायोटिक बना रहा है, उसमें तो और भी बहुत तरह के जीन्स होंगे। तो कभी कभी डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसका क्या रास्ता निकला कि अनडिजायर्ड जीन्स मल्टीप्लाई नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हमारा जो डिजायर्ड जीन है या डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है वही क्या करे, मल्टीप्लाई करे। उसके लिए क्या आई, 3 टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई या 3 टेक्निक्स क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नीडेड डीएनए है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, नया रिकॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं हम डीएनए का, वही क्या करे, मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होती है, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, ठीक है, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, ठीक है, जीन क्लोनिंग और क्या हो जाएगा, जीन ट्रांसफर, ठीक है। अब जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर से हम क्या समझते हैं, जो हमारा जीन क्लोनिंग है, क्लोनिंग का मतलब क्लोन्स बनाना, उसकी कॉपीज बनाना, ठीक है, तो जैसे एक जो डीएनए है, ठीक है, एक सपोज एक ऑर्गेनिज्म है या एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है, एंटीबायोटिक्स का जीन है, उसके पास एंटीबायोटिक बनाने का क्या है, उसके पास जीन है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, लार्ज नंबर में एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए या लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक्स चाहिए, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया इतने लार्ज अमाउंट में बना पाए, नहीं बना पाए, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम कि उसका जो डीएनए है, उसका वो जो जीन है जो एंटीबायोटिक को बना रहा है, हम उस जीन को वहाँ से बाहर निकाल के, उस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता हो, ताकि क्या हो, हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बन जाए, एंटीबायोटिक बन जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या होना ज़रूरी है कि वो जो डीएनए जो हम एक ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, ठीक है, वो जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट करें तो वो क्या कर पाए, अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे ही डीएनए डाला एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसे ही डीएनए डाला और वैसे ही वो मल्टीप्लाई कर देगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक फॉरेन डीएनए है ना। बॉडी क्या करती है, सिर्फ अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करती है, ओके। जब तक वो फॉरेन डीएनए क्या करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको अपना डीएनए नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो उसको अपने डीएनए की तरह ट्रीट नहीं करेगी, तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीन में आता है कि भाई इस डीएनए को या जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में डालें, ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो क्या कर पाए, जो उधर का
जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसका पार्ट बन जाए और रेप्लिकेट करने लगे, ठीक है। अब इस पार्ट के लिए क्या है, हमको ऐसा इस प्रोसेस के लिए क्या होता है कि हमको कुछ ऐसी साइट्स चाहिए होती है जहां से क्या कर पाए, रेप्लिकेशन हो पाए, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हमको ऐसी साइट्स चाहिए होती है, इस रेप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए हमको ऐसी साइट्स चाहिए होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाए, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए हम दूसरे होस्ट सेल्स में डालने वाले हैं, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं वो क्या कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद से, ठीक है। बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो ये भी यही बात कह रहा है ना कि अगर वो जो डीएनए हम डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, अगर वो डीएनए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए वो पार्ट बन जाए उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम का, तो वो खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है और अपनी कॉपीज क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। अब दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट, सॉरी हम कहाँ थे, गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि वो क्या बन गया है, उस जीनोम का पार्ट बन गया बेसिकली होस्ट ऑर्गेनिज्म का, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ओके, ये चीज अपन बात कर चुके हैं। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ लिया था कि वहीं से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome, ठीक है, which has a specific sequence known as the origin of replication. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी डीएनए को या एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए को अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करना है तो इट हैज टू बिकम द पार्ट ऑफ द that host organism's chromosome or DNA which has its specific sequence known as the origin of the replication, ठीक है। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. Okay, this can be called as क्लोनिंग, क्योंकि अब वहां पे जाके क्या हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, उसके क्या बनते जा रहे हैं, क्लोन बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अगर अपन अब बात करें, ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब ये जो जीन क्लोनिंग है, ठीक है, ये जो जीन क्लोनिंग है वो बेसिकली पॉसिबल किसकी वजह से हो पाई थी, प्लाज्मिड्स की वजह से। अगर आपको 11th का थोड़ा पोर्शन याद हो तो हमने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनएस होते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनएस, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर डीएनएस, ठीक है। इनमें क्या एबिलिटी होती है, इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बाकी सारा डीएनए तो कहाँ है, हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, लेकिन ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, विच ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट्स, खुद से ये क्या होता है, रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है। सबसे पहले स्टैनली कोहेन एंड
हर्बर्ट बोयर ने स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में क्या किया था, आइसोलेट किया था एक जीन को, ठीक है, जहां से उन्होंने क्या किया कि डीएनए का पीस कट आउट किया, ठीक है, जहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने क्या किया था, देखा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो जीन उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए कोड कर रहा था, वो उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर जीन को जहां पे वो डीएनए पे प्रेजेंट है, उस डीएनए को उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। और फिर उस डीएनए के पार्ट को उन्होंने क्या किया, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, और उसकी वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था, इट ऑल्सो like conferred this character of the antibiotic resistant, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यही हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक स्टेप होता है कि जो भी डिजायर्ड डीएनए हो, ठीक है, उसको उस ऑर्गेनिज्म से क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। उसके बाद उस डीएनए के पार्ट को कट करो, ठीक है, जो डिजायर्ड डीएनए पार्ट है उसको क्या करो, कट करो, उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ो। वेक्टर मतलब कि जो कैरियर की तरह काम कर रहा है, जो ट्रांसफर का काम कर रहा है, ठीक है, चाहे जीन्स हो या इफ यू गाइस रिमेंबर कि मलेरिया वगैरह में भी क्या था, मॉस्किटो वेक्टर था, इट वाज एक्टिंग एज अ वेक्टर की, ये क्या कर रहा था कि ट्रांसमिट कर रहा था इस चीज को, है ना। तो वैसे ही ये क्या होता है कि कुछ वेक्टर्स होते हैं जिसके साथ इस डिजायर्ड डीएनए को अटैच कर दिया जाता है, एंड देन इट इज एंटर्ड इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर आगे ये क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं क्लोन करके, ओके। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं कि भाई जो डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, उस फ्रेगमेंट को हमको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, जिसको हमको क्या करना है, क्लोन करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है। तो ये जो कटिंग होती है, डीएनए को सिजर से थोड़ी काटा जाता है, डीएनए किससे कट होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। सबसे पहले डीएनए को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ठीक है, आइसोलेट करके कट करना पड़ता है। और ये कटिंग किसकी वजह से पॉसिबल होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो जब हम हमारा डिजायर्ड डीएनए पता है हमको कि भाई ये डीएनए है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि कट कर देते हैं, उस पीस ऑफ डीएनए जहां पे हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट में। फिर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए का जो कट पार्ट है, ओके, उसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स के साथ अटैच कर देते हैं, प्लाज्मिड्स के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और प्लाज्मिड्स एक्ट एज व्हाट, वेक्टर, ठीक है। प्लाज्मिड किसकी तरह एक्ट करता है, वेक्टर की तरह, ठीक है, जो क्या करता है कि हमारा जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है इनटू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके। ये वेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं जो डिजायर्ड डीएनए है या जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और ये जो वेक्टर है या ये जो प्लाज्मिड है और ये जो डीएनए है, ये एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, जोड़ के अंदर डाल रहे हैं ना, जुड़ते किससे हैं, डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज से, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज इन दोनों के एंड को जोड़ देता है, और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को हम क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग पार्ट दैट इज द प्लाज्मिड डीएनए, है ना, एंड द कट डीएनए इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये जब क्या होता है कि हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है? अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, with the help of the DNA polymerase enzyme, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, जो कॉपीज बनती है, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, उसको अपन उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? क्लोनिंग कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या क्या हो जाएंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, ठीक है। 3 बेसिक स्टेप मान सकते हैं अपन कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई कौन सा हमारा डिजायरेबल जीन और डीएनए है, ठीक है। उसको फिर क्या कर देंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ओके, उसको कट वट कर लेंगे और उसको क्या कर लेंगे? इंट्रोडक्शन करा देंगे इनटू द होस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। उसको अपन क्या करेंगे? मेंटेनेंस रखेंगे उसकी, वो डीएनए को, ठीक है। उसका सारा फंक्शन हम देखते रहेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर पूरा चेक रखेंगे, ठीक है। और इट्स ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ओके, किसके? डीएनए ट्रांसफर के, ठीक है, या जेनेटिक, मैं कहूँ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के, ओके। अब हम आते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब टूल्स कौन से हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के? आप खुद बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, एंजाइम्स जो है, लाइगेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, दीज वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये सब टूल्स मिलके क्या कर रहे हैं? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बना रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले इन टूल्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है, ये डिस्कवर कैसे हुए? 1963 में क्या हुआ? 1963 में क्या हुआ कि एस्चेरिशिया कोलाई जो है, ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई जो है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है, उसमें जो बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है, उसकी ग्रोथ क्या हुआ कि 2 एंजाइम्स रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। बैक्टीरियोफेजेस की जो ग्रोथ है, बैक्टीरियोफेज हमको पता है ऐसे वायरसेस जो क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एस्चेरिशिया कोलाई में क्या है? बैक्टीरियोफेजेस की ग्रोथ 2 एंजाइम्स क्या कर रहे थे? रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसमें से एक तो क्या कर रहा था कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे, एक क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे, ओके। और दूसरा क्या कर रहा था कि उस डीएनए को बीच में से कट कर रहा था, ठीक है। और वो जो एंजाइम जो डीएनए को बीच में से कट कर रहा था, उसका नाम हमने क्या दे दिया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करता है? डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करता है, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था? हिंद 2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या था? हिंद 2, ठीक है। whose functioning was dependent, इसका फंक्शनिंग क्या था? डिपेंडेंट था ऑन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, ओके।
फिर क्या किया गया कि इसको आइसोलेट किया गया और उसके बाद इसका फंक्शन क्या किया गया, पूरा पढ़ा गया। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जो हिंद सेकंड था, ये क्या करता था, हमेशा एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता था। ठीक है, अभी ये पहली बात ये चली थी ना कि इट्स फंक्शनिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो व्हाट डज दिस हिंट सेकंड डज कि इट ऑलवेज यूज टू कट अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या थे, 6 बेस पेयर्स। ठीक है, 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस था, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस था। ये जो हिंद सेकंड है उस साइट को रिकॉग्नाइज करता था और वहीं पे क्या करता था, कट करता था। ठीक है, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या होती है कि एक 6 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होती है जिसको क्या करता है, हिंड सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ओके, वो क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करके वहीं से कट करता है। ठीक है, अगर अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या इन एंजाइम्स के नाम पर आए, ठीक है, तो इनका नाम में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है, इनका नाम में जो फर्स्ट लेटर होता है तो वो किस पे बेस्ड होता है, जीन्स पे। ठीक है, वो कहाँ से किस पे बेस्ड होता है, जीन्स पे। ठीक है, जहां से ये क्या आया है, ये एंजाइम आया है। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट लेटर किस पे बेस्ड होगा, जीन्स पे। ओके, और जो सेकंड लेटर है इट कम्स फ्रॉम दिस स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जहां से कि इसको आइसोलेट किया गया है, जहां से कि इस एंजाइम को क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। तो फर्स्ट लेटर किसका आ जाएगा, जीनस का आ जाएगा, और सेकंड लेटर किसका आ जाएगा, उस स्पीशीज का प्रोकैरियोटिक सेल की जहां से उसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ई कोराई का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, और ये जो रोमन नंबर्स लगाए जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, है ना, ये किस बेसिस पे लगाए जाते हैं कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें इनको क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है, उस बेसिस पे क्या करते हैं, ये जो रोमन नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ओके, उस अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर में उनको आइसोलेट किया गया उस ऑर्डर में, ये पहले किया गया तो फर्स्ट, ये दूसरे में किया गया तो ये सेकेंड। ओके, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, दीज बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम दैट आर नोन एज दी न्यूक्लिएजेस। ठीक है, ये किस ग्रुप के हैं या किस क्लास के एंजाइम है, न्यूक्लिएजेस। ठीक है, अब न्यूक्लिएजेस एंजाइम है या मैं कहूँ ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ओके, ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये एंजाइम्स न्यूक्लिएजेस एंजाइम कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक तो एंडोन्यूक्लिएज और एक क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है, एंडो और एक्सो, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, ओके, और एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और एक्सो मीन्स आउटसाइड, और एक्सो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है वो डीएनए फ्रेगमेंट को कहाँ कट करते हैं, बीच से, इनसाइड से। ठीक है, जबकि जो एक्सोन्यूक्लियसेस है वो क्या करेंगे, डीएनए को कहाँ से कट करते हैं, पेरिफेरी से या एंड से। ठीक है, तो ये फर्क होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस में और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस में। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये क्या करते हैं कि पूरा डीएनए का जो लेंथ होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पूरा एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उस डीएनए सीक्वेंस का। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि जब ये अपनी उनको वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाती है, वहाँ पे जाके फिर उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वहाँ पे जाके फिर उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, और
ये जो कट करते हैं, ओके, ये जो कट करते हैं ये एंजाइम्स, ये क्या करते हैं हमेशा, दोनों जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स के क्या हुए, 2 स्ट्रैंड्स हुए ना, दोनों में क्या करता है, सेम जगह पे ही कट करता है, ठीक है, दोनों पे क्या करता है, सेम जगह पे ही कट करता है, ओके। और ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये जो हम स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसको ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एंडोन्यूक्लियस जहां पे ये कट लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब क्या है, पैलिंड्रोमिक वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम दोनों तरफ से ही पढ़ें तो वो सेम ही वर्ड निकलता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम किसी भी तरह से पढ़े, चाहे आगे से चाहे पीछे से, क्या होता है, सेम ही रीड होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है मलयालम का, ठीक है, द वर्ड इज मलयालम, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को यहां से यहां तक पढ़ें तो भी ये मलयालम ही साउंड करेगा या पढ़ा जाएगा, और अगर हम इसको यहां से यहां तक पढ़ें तो भी इसको क्या पढ़ा जाएगा, मलयालम। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो अगर हम आगे से पढ़ें या पीछे से सेम ही रीड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें एक डीएनए में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगी कि दोनों स्ट्रैंड्स पे अगर अपन रीडिंग का डायरेक्शन सेम रखें, ठीक है, तो अगर जैसे हमारे क्या होते हैं, 2 ऑपोजिट स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एंटी पैरेलल होती है ना वो सीक्वेंसेस, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 है तो एक क्या होगा, 3 to 5, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है हम वही लेके देखते हैं, GAATTC और CTTAAG, ठीक है। तो डीएनए में हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको कहेंगे कि अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स पे रीडिंग का डायरेक्शन सेम रखें, ठीक है, मतलब अगर हम इस स्ट्रैंड पे रीडिंग का डायरेक्शन 5 एंड to 3 एंड रख रहे हैं तो इस स्ट्रैंड पे भी रीडिंग का डायरेक्शन तो हम क्या करेंगे, 5 to 3 एंड ही रखेंगे, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ पढ़ेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 5 एंड to 3 एंड इस तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स पे रीडिंग का डायरेक्शन सेम रखें, ठीक है, ओरिएंटेशन सेम रखें, मतलब कि 5 एंड to 3 एंड ही रख रहे हैं अगर अपन रीडिंग का डायरेक्शन दोनों ही स्ट्रैंड पे, तो वो सीक्वेंसेस क्या करने चाहिए, सेम साउंड करने चाहिए। मतलब अगर मैं 5 एंड to 3 एंड पढ़ रही हूँ एक स्ट्रैंड पे तो क्या आ रहा है सीक्वेंस, GAATTC, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड पे भी रीडिंग का सीक्वेंस कह रही हूं मैं 5 to 3 ही रखूं तो भी सीक्वेंस क्या आएगा, GAATTC, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ओके। अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रैंड पे रीडिंग का डायरेक्शन 3 एंड to 5 एंड रखूं, मतलब यहां से पढ़ना चालू करूं, तो मेरा सीक्वेंस क्या आ रहा है, CTTAAG, ठीक है। और अगर मैं पढ़ने का सीक्वेंस सेकेंड स्ट्रैंड में भी 3 to 5 रखूं तो मेरा क्या सीक्वेंस आ रहा है, CTTAAG, मतलब सेम आ रहा है। अपन उसको जिस तरह से पढ़ रहे हैं दोनों स्ट्रैंड पे क्या आ रहा है, अगर अपन डायरेक्शन सेम रख दे तो सीक्वेंस सेम आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम डीएनए में क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है, ये क्या करते हैं कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है उसको बीच से नहीं काटते हैं, ठीक है, उसको
बीच से नहीं काटते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 3 के बाद इधर काट दिया इधर काट दिया, नहीं, ये ऐसे नहीं करते, ये सेंटर से थोड़ा दूर कट करते हैं। ये इस पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है, जो 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, उसमें बीचों बीच में कट नहीं लगाते हैं, सेंटर में कट नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाते हैं, सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाते हैं। सेंटर इसका ये था, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि दोनों ही स्ट्रैंड पे सेम जगह कट लगाएगा। अगर यहाँ ए और ए के बीच में लगाया है तो यहाँ भी ए और ए के बीच में ही लगाएगा, ताकि क्या हो, इक्वल जगह से क्या हो, ये दोनों स्ट्रैंड्स कट हो, ठीक है। ये जो कटेड स्ट्रैंड्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ठीक है, ये जो कटेड स्ट्रैंड्स होते हैं, सपोज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको यहां से काटा, ये हमारा एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ओके। जो कटेड एंड्स होते हैं बाय दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्टिकी एंड्स। ये जो कटेड फ्रेगमेंट्स के ये जो एंड होते हैं, इसको अपन अब क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स, ठीक है, स्टिकी एंड्स। इसको स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दे रेडिली बॉन्ड थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, ठीक है। एंड दिस स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द डीएनए लाइगेज, जो इसको क्या करेगा, वेक्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसने क्या किया, फॉरेन डीएनए को काटा, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए लाइगेज जब इनको लिंक करेगा, जब जो हमारा वेक्टर डीएनए है, ठीक है, जो प्लाज्मिड है, वो भी क्या हो, रेस्ट्रिक्शन, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया हो, और जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो भी क्या किया गया हो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया हो। तभी क्या बनेंगे, उस पे सेम स्टिकी एंड्स बनेंगे, सेम तरह के क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स बनेंगे, जब सेम एंजाइम से उसको कट कराएंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट कराएंगे, ताकि वो इजीली क्या कर पाए, एक दूसरे से ज्वाइन हो पाए, ओके। फिर ये ज्वाइन होके क्या करेंगे, आपस में होस्ट डीएनए में क्या हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें ये जाके मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ओके। सो ये था बेसिकली अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, हम इसको आइसोलेट करते कैसे हैं, ठीक है, कि हम क्या कर सके, इसको बाइंड कर सके विद व्हाट, द वेक्टर, ओके। So that's it for today's class. We'll discuss the further chapter in the next class, okay. Thank you.